हाँ, तो पिछले टर्म में हमने आपके लिए बताया था मौर्य साम्राज्य और उसके बारे में बताया था। आज हम महाजनपदों के बारे में, महाजनपद और राजत्व सिद्धांत, राजत्व और शासकों के बारे में बताएंगे, उसके बारे में। महाजनपद इतिहास के अंतर्गत जो सबसे पहले जो प्राचीन भारत में जो महाजनपदों का उदय हुआ था वो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व ये महाजनपदों का उदय तो था ही, साथ ही साथ प्राचीन भारत की द्वितीय क्रांति भी मानी जाती है। द्वितीय क्रांति, क्योंकि इस काल में सबसे अधिक लोहा का प्रयोग हुआ, लोहे का प्रयोग, इसलिए इसे द्वितीय क्रांति मानी जाती है। प्रथम क्रांति जो सिंधु घाटी सभ्यता को मानी जाती है, तो 600 ईसा पूर्व जो था वो यानी जो वैदिक काल था, वैदिक काल के बाद का जो काल था उत्तर वैदिक काल के पीरियड में माना जाता। उत्तर वैदिक काल और 16 महाजनपद जन माने जनता, और जनता के को कबीलों के रूप में, जनों के रूप में जो एक एकत्र हुए, उनके आधार से महाजनपदों का निर्माण हुआ। अब अगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। 16 महाजनपद, जनपद। अब 16 महाजनपदों में जो मुख्य जनपद थे वो अधिकतर उत्तर भारत में थे। अब उत्तर भारत में क्यों थे? क्योंकि जो आर्य आए थे वो पंजाब के रास्ते से आए थे, तो उस साइड से ही इनका आगमन हुआ और इस प्रकार से उत्तर भारत में ये बसते चले गए थे। अधिकतर जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ मध्य प्रदेश में थे। ज़्यादातर जो इसमें मुख्य जो महाजनपद थे, जैसे मगध था, मगध, दूसरा काशी, कौशल, अवंती, गंधार, कंबोज, चीदी, मत्स्य, तो ये जो महाजनपद थे ये महत्वपूर्ण महाजनपद थे। इन महाजनपदों के द्वारा एक नए भारत का उदय हुआ, यानी इनके द्वारा ही एक आगे जो इन्होंने एक रूप लिया वो प्रांतों का रूप था। यानी इन्हीं के द्वारा एक प्रांत बने। जो मगध था ये उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ये बिहार में पड़ता है। जो बिहार क्षेत्र था, इनके अलग अलग अपने क्षेत्रीय भावनाएं थी, विचारधाराएं थी और अलग अलग इनकी शासन प्रणाली थी। और इनमें और भी थे कुरु, पांचाल, तो इनके रूप से महाजनपदों ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया। यानी देश की
अलग अलग क्षेत्र इनकी अलग अलग राजधानी थी। ये बिहार का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ये जो कौशल था ये उत्तर प्रदेश में था। अवंती ये मध्य प्रदेश में था। गांधार ये जो पश्चिम भारत में था, जो पाकिस्तान इसमें काम्बोज। ऐसे ही चेदी जो था ये बिहार में था। मत्स्य ये राजस्थान में था, राजस्थान में। और कुरु ये मेरठ में थे। पांचाल ये बिहार के में थे, जहाँ की द्रौपदी थी। तो इस प्रकार से इनके लिए युद्ध भी हुआ आपस में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था, अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत था। मगध का शासक अजातशत्रु सबसे महत्वपूर्ण माना। वैसे इसका बिंबिसार स्टार्टिंग में था, शासक था। उसके बाद मगध पर इन्होंने राज्य स्थापित किया और मगध एक शक्तिशाली राज्य था। उस समय महाजनपद ये प्रांतों के रूप में भी आ गए थे। और ये मगध एक प्राचीन राजधानी रही है, क्योंकि जो उत्तर भारत में मगध का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान क्यों माना जाता है, क्योंकि ये गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था। दोआब का क्षेत्र, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ हुई थी। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ नदियों द्वारा उर्वर भूमि लाकर छोड़ दी जाती है, उसे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो उपजाऊ भूमि थी। दूसरी, मगध जो था हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथी ज़्यादा थे, कोयले की खानें थी और सोने की भी खानें थी, और व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से मगध एक केंद्र बिंदु के रूप में भी उभरा। यहाँ पर ये सबसे पहले प्राचीन राज्य मगध ही पाटलिपुत्र था। तो इस प्रकार से ये जनपद जो थे एक प्रांतों के रूप में आगे अवतरित हुए। तो इस प्रकार से महाजनपदों की कहानी। इसके बाद हम चलते हैं कि किस प्रकार से ये जो जनपद थे उन्होंने कैसे विस्तार रूप ग्रहण किया, वो किस प्रकार से विस्तार रूप में आए। तो इस प्रकार से ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे राज माने जाते हैं या वंश थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें मुख्य रूप से गुप्त वंश और कुषाण वंश, गुप्त वंश और कुषाण वंश, ये दोनों जो वंश थे ये महत्वपूर्ण थे। और ये 275 करीब में था, और कुषाण वंश ये 78 ईस्वी से माना जाता है। ईस्वी से, ये भी ईस्वी से। इससे पहले टर्म में मैंने ईस्वी ईसा पूर्व का अंतर भी बताया था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुलकदफिस था, कुजुलकदफिस। दूसरा शासक कदफिस। तीसरा शासक कनिष्क था, कनिष्क द्वितीय। बासिक, हुबसिक, ये शासक हुए हैं, ये कुषाण वंश के शासक हुए। तो कुषाण वंश के शासकों की जो नींव रखी थी वो कुजुलकदफिस ने रखी थी। तो कुषाण वंश भारत का सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है, क्योंकि 78 जो शक सम्मत है, जो शक सम्मत चलाया था वो कनिष्क ने चलाया था। कनिष्क के राज्यरोहण से माना जाता है, कनिष्क के राज्यरोहण से 78 में राज्यरोहण हुआ। आज हमारा जो शक सम्मत जो ये कनिष्क के शासनकाल से प्रारंभ होता है। कनिष्क के शासनकाल की और महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जो
रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग पर इसका अधिकार था। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग जो कि हमारे ये उत्तर भारत से होकर गुजरता है, ये उत्तर भारत से होकर गुजरता है। ये जो है तो ये जो यहाँ से ये गुजरता है पूरी तरह से रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, और ये यहाँ से जाता हुआ ये चीन, मंगोलिया और ये यूनान, इन तरफ जाता हुआ तो कुषाण जो कंधार, ये कांधार यहाँ से गुजरता, ये रेशम मार्ग था, इसका अधिकार था इस पर जो है। तो इस प्रकार से जो सबसे ज़्यादा जो इनकम होती थी वो कुषाण रेशम मार्ग से होती थी। यहाँ पर उसका नियंत्रण था, सबसे ज़्यादा टैक्स आता था। तो सबसे पहले भारत में टैक्स प्रणाली कहाँ से प्रारंभ, जो टैक्स जो कर जो प्रारंभ हुए वो मौर्य काल से माने जाते हैं, और महाजनपद काल में भी टैक्सेस प्रणाली कुछ प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन मौर्य काल में पूरी तरह से प्रारंभ हो गई थी। तो इस प्रकार से कुषाण वंश एक महत्वपूर्ण वंश था और ये बौद्ध धर्म के उपासक थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्तूपों का निर्माण हुआ, और कुषाण शासक जो कनिष्क था, ये कनिष्क प्रथम, इसने सबसे पहले जो एक बौद्ध सभा, चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किया। चतुर्थ बौद्ध संघ थी, चतुर्थ बौद्ध संघ थी, बौद्ध संघ थी, सम्मेलन हुआ। तो यहाँ पर इसने, क्योंकि इसको गौतम बुद्ध के उसमें बहुत ज़्यादा था, और यहीं से जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान, महायान, दो यहाँ से दो भाग हो गए थे बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के दो भागों में बट गया। दूसरा, कुषाण शासक जो थे उन्होंने जो उपाधि ली थी वो देवपुत्र की उपाधि लेते थे। यानी जो कुषाण शासक थे वो देवपुत्र की उपाधि, देवपुत्र, कुषाण जो थे, कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि लेते थे। देवपुत्र, देवपुत्र की उपाधि लेते थे, तथा स्वर्गपुत्र, स्वर्गपुत्र। तो इस प्रकार से कुषाण वंश का शासन महत्वपूर्ण था। इनके काल में चित्रकला का विकास हुआ, बौद्ध कला का विकास हुआ, स्तूपों का निर्माण हुआ, स्तूप बनाए गए, स्तूपों का निर्माण गांधार कला का विकास हुआ। गांधार कला, गांधार कला। दूसरी मथुरा कला, मथुरा कला का विकास हुआ, का विकास। इन दोनों कलाओं में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से जो कुषाण वंश था वो आज भी भारत उसका ऋणी है। जो मूर्ति कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, स्तूपों के क्षेत्र में, और मतलब जो है शक सम्मत के क्षेत्र में हम उनके ऋणी हैं। और ये हमें आगामी आने वाले भविष्य की एक नई चित्र प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा बात करते हैं हम जो उसकी गुप्त काल की। गुप्त काल में हमने आपको बताए थे, गुप्त काल का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए इस काल में ही एक सामंतवादी प्रणाली प्रारंभ हो गई थी। सामंतवाद जिसे कहते हैं। सामंतवाद का अर्थ क्या होता है?
सामंतवाद का अर्थ होता है जो एक फ्यूडलिज्म होते थे, एक स्लेव होते थे, एक नौकर सर्वेंट होते थे, जो राजाओं के नौकर होते थे, जो छोटे वर्ग था, जो कृषि करता था, वो दास्ता के रूप में रहता था, उसे सामंत वर्ग कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, जिसको राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैन, और इसने दिल्ली में एक लोहे स्तंभ का निर्माण किया। लोहे स्तंभ जो मेहरौली में है, लोहे स्तंभ, इसकी एक विशेषता है कि 75 टन का है, 75, और इस पर आज तक भी जंग नहीं लगी है। इस पर आज तक ये उसी रूप में है, और ये कुतुब मीनार के पास है। और इसका जो निर्माण किया था वल्ख विजय के उपलक्ष्य में, वल्ख विजय, एक वल्ख विजय की थी, वल्ख विजय। तो इस प्रकार से लोहे स्तंभ का निर्माण किया गया। दूसरा, इसके नवरत्न रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और इसी के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री, तो फाहियान चीनी यात्री भारत आया। फाहियान चीनी यात्री उसने इसका वर्णन किया है पूरी तरह से। तो इस प्रकार से इसके काल में, गुप्त काल में, एक महत्वपूर्ण शासक और हुआ है, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक बीड़ा वादक था, बीड़ा वादक। इसके दरबारी कवि जो था, दरबारी कवि, इसका नाम था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। प्रयाग प्रस्तुति, इसमें 33 वाक्य हैं, और ये चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली किसे कहते हैं? जो गद्य और पद्य में लिखने वाली जो पद्धति होती है उसे चंपू शैली कहते हैं। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रस्तुति, ये इलाहाबाद स्तंभलेख पर लिखी गई है। इलाहाबाद स्तंभलेख पर अशोक के लेख भी हैं। अशोक के लेख प्लस बीरबल के लेख प्लस जहांगीर के लेख प्लस समुद्रगुप्त। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त एक महत्वपूर्ण शासक था, और भी शासक हुए हैं। इसी काल में सामंतवादी प्रणाली हुई, और इस प्रकार से समुद्रगुप्त का शासन एक महत्वपूर्ण शासन था, जो आज उसके हम ऋणी हैं। अब बात आती है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का पहला स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड, स्वर्ण युग किसे कहते हैं? स्वर्ण युग, गुप्त युग को स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग का अर्थ होता है चहुमुखी विकास, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन, सोशल रिफॉर्मेशन, कल्चर रिफॉर्मेशन, पेंटिंग रिफॉर्मेशन, यानी सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास होना ही स्वर्ण युग कहलाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि गुप्त काल में ही जो गुफाएं थी, अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं बनी। एलोरा की गुफाएं बनी। स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूपों का निर्माण और महान विद्वान, साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास जैसे महान
विभूति इस काल में पैदा हुए और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उन्होंने अपनी ग्रंथ, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था उनका, एक मालविकाग्निमित्रम था, एक अफगान शकुंतलम था, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। तो ये चीज़ उस काल में थी। भास ने 13 नाटक, गुप्त काल में लिखी भास ने 13 नाटक इस काल में लिखे गए। यानी शासन की रूपरेखा वो पूरी तरह से यहाँ पे बनाई गई। तो इस प्रकार से गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, इसके माणिक्य अवलेख से हमें जानकारी मिलती है। गुप्त काल में सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ। सती प्रथा, सती प्रथा क्या होती है के बारे में बताएंगे। सती प्रथा, सती सिस्टम लॉन्च बाय गुप्त डायनेस्टी 510 के एरण अवलेख में। ये एरण अवलेख है और ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट से मिला है अवलेख। मध्य प्रदेश के सागर जिला, ये प्राचीन भारत का सबसे पहला अवलेख है। इसमें स्त्री जो थी अपने पति के उस पर सती हो जाती थी, जल जाती थी। ये सती सिस्टम पहले प्रारंभ हुआ था और आधुनिक काल का जब हम पढ़ते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटेक और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये क्रूर प्रथा थी। गुप्त काल में ही हूणों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। हूणों के आक्रमण, जो हूण जाती थी, हूणों के आक्रमण। दूसरी चीज, गुप्त काल के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। विश्वविद्यालय जो विश्वविख्यात है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त जो गुप्त शासक था। और भारत का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी, जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, वो तक्षशिला है, जो एट दिस टाइम पाकिस्तान में है। तो भारत का सबसे प्राचीन पाकिस्तान में तक्षशिला में राजा तक्ष द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और ये प्राचीन भारत में जो दूसरा विश्वविद्यालय है वो कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था। गुप्त काल के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार में है। बिहार शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। वहीं पर भी हेनस्वांग और फाइयान जैसे चीनी यात्री भारत आए थे, तो उन्होंने उसकी भूरी भूरी सब प्रशंसा की है। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी इनकी हम ऋणी हैं। दूसरी चीज़, अवलेखों के माध्यम से शिक्षा देने के लिए मैंने बताया था आपके लिए, वो अशोक ने किया था, अशोक। तो उस प्रकार से आगे गुप्तों के काल में पूरी तरह से हुआ। दूसरी चीज़ ये मानी जाती है कि कुषाण काल में सिक्के जो थे, यहाँ पर हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में। जो सिक्के कॉइन्स जो होते हैं, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेनिस्टिक कहता है, न्यूमेनिस्टिक कहा जाता है इनके अध्ययन को, न्यूमेनिस्टिक। अब बात आती है कि प्राचीन भारत के सिक्के कौन से थे। प्राचीन भारत के सिक्के कौन से थे? आहत सिक्के ये सबसे प्राचीन सिक्के थे। इन पर राजा की आकृति बनी होती थी, राजा की आकृति। तो इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। तो ये सबसे पहले मिले थे। अब कुषाण काल में सबसे पहले जो सिक्के हैं वो
इनमें चांदी और सोने की जो मात्रा थी वो सबसे ज़्यादा थी, जबकि गुप्त काल में सिक्कों की जो क्वालिटी थी वो निम्न थी। तो कुषाण काल में सिक्कों का एक महत्वपूर्ण वो था, जिसके काल को इसको भी गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जो विद्वान थे, इतिहासकार हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो गोल्डन पीरियड है वास्तविक रूप से तो कुषाण काल को ही माना जाता है, लेकिन अधिकतर विद्वान जो है वो गुप्त काल को मानते हैं। तो इस प्रकार से इस काल में जो प्रांत को भुक्ति कहते थे, भुक्ति जो आज इसे प्रांत कहते हैं, तो इनका जो राजा होता था वो गवर्नर होता था, राज्यपाल जिसे कहते थे। तो ये अलग अलग प्रांतों पर बटा हुआ था। इस काल में जो सबसे प्राचीन संस्कृत का जो अभिलेख माना जाता है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, प्राचीन संस्कृत अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये 150 BC का है, ईसा पूर्व, BC 4 क्राइस्ट। इसमें वर्णन है कि जो झील थी, जो गुजरात में एक झील थी, उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो बहुत बड़ी झील थी जिसका बांध टूट गया था, तो रुद्रदामन ने वो अपने राजकोष के बगैर अपने ही पर्सनल खर्चे से उसका निर्माण कराया था, इस झील का। तो इस प्रकार से इस काल में जो ये कार्य भी, यानी जो सिंचाई से संबंधित कार्य होने लगे थे, जो सिंचाई का कार्य किया जाता था, और ये जो झील थी वो मौर्य काल के शासक अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। जो रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण कराया, और इसके काल में फिर चक्रपालित, पर्णपालित ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया और अपने यहाँ पर जो उपगवर्नर नियुक्त किए थे। तो इस प्रकार से इस काल में कुछ जो महिलाओं की जो उच्च स्थितियाँ थी उनके भी साक्ष्य मिले हैं। जैसे प्रभावती गुप्ता थी, गुप्त काल में प्रभावती गुप्ता इसका भी वर्णन आया है। ये एक महत्वपूर्ण शासिका थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और इसका जो विवाह किया गया था वो वाकाटक वंश में किया गया था, वाकाटक वंश। तो ये शासन संभालती थी, वाकाटक वंश का शासन संभालती थी, चंद्रगुप्त की पुत्री थी। और इस काल में राजा महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती थी। जो होते थे धीराज की उपाधि धारण करते थे। और कुषाण जो शासक थे, वो देवपुत्र की उपाधि, यानी अपने को देवताओं के तुल्य मानते थे, स्वर्गपुत्र कहते थे, देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। तो इस प्रकार से गुप्तों का, कुषाणों का शासन एक महत्वपूर्ण था। वाकाटक वंश भी उनके एक उसमें था। दूसरा, धीरे धीरे क्षेत्रीय भावना बढ़ने लगी, यानी अलग अलग प्रकार से शासन व्यवस्था बढ़ने लगी और एक दूसरे पर अपना नियंत्रण स्थापित करने लगी। इस काल में हर्ष के बारे में वर्णन आया। हर्ष कौन था?
वर्धन वंश का शासक था। वर्धन वंश, इसे पुष्पभूति के बारे में जाना जाता है। इनका शासन जो हरियाणा क्षेत्र थानेश्वर दिल्ली तक सीमित था और ये 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 606 ईस्वी में। इसके काल में हेनसांग एक विदेशी यात्री वो भारत आया था। हेनसांग विदेशी यात्री वो भारत आया था। हेनसांग, और वो यहाँ पर 15 वर्ष भारत में रहा था। हेनसांग, उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि, हाँ, इसकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है ये यहाँ पर चीनी जो स्थानों को देखने के लिए, यानी बौद्ध स्थानों को, जो बौद्ध धर्म के स्थान थे उनको देखने के लिए भारत आया था। और यहाँ से जब ये चीन वापस गया तो कई पुस्तक यहाँ से ले गया था और बाद में भी उनका आवागमन होता रहा। और जो हेनसांग था वो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति रहा। नालंदा विश्वविद्यालय, और वहाँ पर उसने अध्ययन भी किया और कुलाधिपति रहा विश्वविद्यालय। इस प्रकार से हेनसांग ने भारत के बौद्ध स्थलों की पूरी तरह से की। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ तक बताते हैं। धन्यवाद।